गाइस, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। हाजिर हूँ मैं लेकर एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रोमांटिक स्टोरी लेकर के। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, विनीत प्लेटफॉर्म पर बेतहासा भागता जा रहा था क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। अगर यह गाड़ी छूट जाती तो पूरे 6 घंटे बाद ही उसे दूसरी गाड़ी मिलती। यही सोचकर उसने आखिरी डब्बा पकड़ना चाहा। अगर वह लड़की उस पल विनीत का हाथ ना पकड़ती तो शायद ही वह गाड़ी के नीचे आ जाता। विनीत को बचाने वाली लड़की का नाम सुधा था। उसने कहा, अगर आपका हाथ छूट जाता तो क्या होता। फिर विनीत कुछ सोचने के बाद कुछ नहीं बोला, बस एहसान जताती निगाहों से उसे देखता रहा। अरे आप तो हाँफ रहे हैं, चलिए मेरी सीट पर बैठ जाइए, कहते हुए सुधा चल पड़ी। विनीत सुधा के पीछे पीछे चल पड़ा। वह अपनी मंडली में आते हुए बोली, वनी हटना, इन्हें बिठाना है। एक अनजान नौजवान को सुधा के साथ देखकर वनी सावलिया निगाहों से उसे घूरते हुए थोड़ा खिसक गई। सुधा ने पानी का गिलास विनीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, गला तर कर लीजिए। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वनी, ये साहब भागते भागते डब्बा पकड़ रहे थे। अगर मैं सहारा ना देती तो बेचारे चारों खाने चित ही हो जाते। हंसते हुए सुधा की सहेली वनी ने बात पूरी की। अरे सुधा, तू भी बैठ जा हमारे पास। सुधा विनीत के पास बैठ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से भागती जा रही थी। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर विनीत ने पूछा, आप कहाँ तक जाएंगी। वो कहती है, चंडीगढ़। सुधा ने कहा, मुझे भी तो वहीं जाना है। वहाँ किस जगह जाना है तुम्हें। कॉलेज की ओर से खेलों में हिस्सा लेने जाना है। वनी ने कहा, मैं भी तो वहाँ बैडमिंटन खेलने जा रहा हूँ। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत के सजीलेपन से सुधा बहुत खुश हुई। रास्ते में जहाँ भी ट्रेन रुकती, चाय नाश्ता लेने विनीत ही उतरता था। पूरे 7 घंटे बाद सभी चंडीगढ़ जा पहुँचे। फिर आगे ये हुआ कि सुधा और वनी की हॉकी टीम जीत चुकी थी। इधर विनीत का खेल भी अब बहुत अच्छा रहा था। इन 2-3 दिनों में सुधा और विनीत दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन खेल खेलने के बाद शाम को दोनों घूमने निकल पड़े। आसमान पर काले काले बादल तैर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। वे एक पार्क में आ बैठे। रंग बिरंगे फूलों के बीच फुवारे बड़े सुंदर लग रहे थे। विनीत आइसक्रीम लेकर आया और सुधा ने कहा, इसको लाने की क्या ज़रूरत थी विनीत, देखती नहीं अभी कितनी गर्मी पड़ रही है। फिर वह आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए बोला, सुधा, 2-3 दिन पता ही नहीं चले कि कैसे कट गए। सुधा कहती है, हाँ। सुधा ने धीरे से कहा, घर जाकर कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। अरे नहीं नहीं, अब मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी और धड़कन बन चुके हो। विनीत के पास सिमटते हुए सुधा ने जवाब दिया, तो मैं समझूं कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। सुधा शर्मा गई। जिंदगी में पहली बार उसे किसी से प्यार हुआ था। अचानक से ही रिमझिम रिमझिम पानी बरसने लगा। विनीत बोला, आओ सुधा चले, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। सुधा उठने लगी तो जोर की बिजली कड़की। सुधा डर करके विनीत से लिपट गई और उसे गले लगा लिया तो विनीत ने भी उसे बाहों में जकड़ लिया। पार्क धीरे धीरे खाली होने लगा था। थोड़ी देर रुकने के लिए वे दोनों वहीं के किसी पास खाली कोठरी पर चले गए। अब जोरों से बारिश होने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बिन मौसम की बरसात है, इसीलिए जल्द ही
बादल छट जाएंगे, लेकिन उनका सोचना बहुत ही गलत था। रात बहुत हो चुकी थी, बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भीगने की वजह से सुधा ठंड से कांप रही थी। विनीत ने सुधा का हाथ अपने हाथ में लिया। इतना भीगने पर भी सुधा के जिस्म पे आग बरस रही थी। विनीत सुधा को अपने आगोश में लेने लगा तो वह बोली, नहीं, अभी नहीं विनीत, लेकिन इस मौसम ने मुझे पागल बना दिया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। विनीत हवस की आग पे जल रहा था। सुधा का तेजी से दिल धड़क उठा। उसके जिस्म में तूफान उमड़ रहा था। वह भी जैसे सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। उसने खुद को विनीत के हवाले कर दिया। काफ़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो वो किसी तरह हॉस्टल में पहुँचे। चुपचाप अपने अपने कमरे में जाकर दुबक गए थे। घर आकर सुधा को लगा कि वह बहुत बड़ा जुर्म करके आई है। कहीं विनीत बेवफा निकला तो क्या होगा। नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब सोचने का क्या फ़ायदा, तीर तो कमान से निकल चुका था। सुधा अंदर ही अंदर घुटने लगी। अगर कुछ हो गया तो वह अपने पिताजी को क्या बताएगी, जिन्होंने उसे इतनी आज़ादी दे रखी थी। वह क्यों इस चक्रव्यूह में फंस गई। तकरीबन 1 महीने बाद डाकिया एक लिफाफा दे गया। जब उसे खोला तो सुधा खुशी से झूम उठी। उसमें लिखा था, सुधा, अगले महीने मेरे बाबूजी तुम्हारे यहाँ रिश्ता तय करने आ रहे हैं। दूसरी खुशखबरी ये है कि मुझे नौकरी भी मिल गई है। और तुम्हारा मैं विनीत। जब विनीत के पिता सुधा को देखकर लौटे तो उनका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। आते ही वे बोले, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी उस बदनाम लड़की से कभी नहीं हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, कुछ बताइए ना पिताजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुधा ऐसी नहीं हो सकती है। विनीत जल्दी से बोला, मैं कहता हूँ उस लड़की को तुम भूल ही जाओ, ऐसा विनीत के पिताजी कहते हैं। वह तो अच्छा हुआ कि मेरा पुराना दोस्त डॉक्टर मदन मिल गया। अगर वह समय पर नहीं बताता तो हम अपनी नाक कटा बैठते बिरादरी पे। जानते हो वह लड़की माँ बनने वाली है। लेकिन पिताजी, आप मेरी बात सुन लीजिए, गुजारिश करते हुए विनीत ने कहा। नहीं बेटा, मेरे जीते जी यह रिश्ता नहीं हो सकता है। नफरत से उन्होंने मुंह फेर लिया। नहीं पिताजी, मेरे जुर्म की सजा आप सुधा को मत दीजिए। गलती मेरी ही है। उनकी होने वाली औलाद का पिता मैं ही हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो। फिर थोड़ी देर रुक कर वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे खुशी है कि इतना सब होते हुए भी तुमने उस लड़की को अपनाने की बात की है। विनीत के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कुछ ही दिनों बाद विनीत और सुधा का ब्याह हो गया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे स्टोरीज लाते रहते हैं। सो नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे कनेक्टेड। जय भारत, बाय बाय।